हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार, इस टॉपिक पे हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे। स्थिति विस्तार वाले टॉपिक में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। जो राजस्थान के क्षेत्र हैं और राजस्थान के क्षेत्रों के भौगोलिक उपनामों पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भौगोलिक उपनाम योध्य। सबसे पहला है योध्य। योध्य किस क्षेत्र को कहते हैं? देखो, ये जो क्षेत्र है ये है श्रीगंगानगर जिला और ये है आपका हनुमानगढ़ जिला। ये जो दोनों जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इनको सम्मिलित रूप से प्राचीन समय में योध्य कहा जाता था। और यहाँ पे इसको योध्य क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ के जो निवासी होते थे, यहाँ के जो निवासी थे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के या इस क्षेत्र के जो निवासी थे वो युद्ध प्रिय होते थे, जिसके कारण उन्हें योध्य कहा जाता था। और इसी कारण इस क्षेत्र को भी योध्य के नाम से ख्याति मिली। दूसरा हमारा भौगोलिक उपनाम है भटनेर। देखो, ये हनुमानगढ़ जिला है। ये जो जिला है, ये वाला इलाका हनुमानगढ़ जिले का है और हनुमानगढ़ को भटनेर कहा जाता था। पुराने समय में भटनेर कहते थे। और उसको भटनेर क्यों कहते थे? क्योंकि प्राचीन समय में जो हनुमानगढ़ जिला था, या हम कहें कि ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर भाटी राजाओं का शासन था। किनका? भाटी राजाओं का शासन था। और भाटी राजाओं के शासन होने के कारण इस क्षेत्र को भटनेर कहा गया। इस क्षेत्र को क्या कहा? भटनेर कहा गया। ठीक है। इसके बाद में 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह। और सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। क्योंकि जिस दिन उन्होंने विजय प्राप्त की थी वो दिन था मंगलवार का दिन। ठीक है, वो मंगलवार का दिन था। और मंगलवार के दिन होने के कारण उन्होंने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। क्योंकि मंगलवार जो होता है वो हनुमान जी का वार होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। तो ये हो जाता है आपका हनुमानगढ़ और भटनेर। तीसरा है थली। तीसरा जो भौगोलिक उपनाम है वो है थली। देखो, ये जो क्षेत्र है ये है श्रीगंगानगर। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है वो है बीकानेर जिला है। और ये जो क्षेत्र है वो है चूरू जिला। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है थली। ठीक है, तो थली किसे कहते हैं? गंगानगर, बीकानेर और चूरू, तीनों जिलों को सम्मिलित रूप से प्राचीन समय में थली के नाम से जाना जाता था। अगला है जांगल प्रदेश व सपात लक्ष्य। देखो, ये जो इलाका है ये बीकानेर जिला है। ठीक है, ये बीकानेर जिला है और ये जोधपुर का उत्तरी भाग है। ये बीकानेर जोधपुर का ये उत्तरी भाग है। ठीक है, बीकानेर और ये जोधपुर का उत्तरी भाग, ये वाला इलाका जोधपुर का उत्तरी भाग है। तो ये दोनों इलाकों को सम्मिलित रूप से जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो इलाका था इसको सम्मिलित रूप से जांगल प्रदेश कहते थे। और इसके जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था, जांगल प्रदेश के जो आसपास का क्षेत्र था, ये जांगल प्रदेश के जो आसपास का क्षेत्र था, ये वाला, इसको कहा जाता था सपाद लक्ष्य।
इस क्षेत्र को कहते थे सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य कहा जाता था। इस क्षेत्र को कहते थे सपाद लक्ष्य। ये जंगल के आसपास का जो प्रदेश था उसको कहते थे सपाद लक्ष्य। और जंगल प्रदेश कहते थे बीकानेर और जोधपुर का जो उत्तरी भाग था, जोधपुर जिले का, वर्तमान जो जोधपुर जिला है इसका जो उत्तरी भाग है और जो बीकानेर जिला था उसको सम्मिलित रूप से जंगल प्रदेश कहते थे। जबकि इस जंगल प्रदेश के जो आसपास का क्षेत्र हुआ करता था उसको सपाद लक्ष्य कहते थे। और इस जंगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे जो नागौर है, नागौर को कहा जाता था अहिच्छत्रपुर। नागौर को कहते थे अहिच्छत्रपुर, नागौर को अहिच्छत्रपुर कहा जाता था पुराने समय में। और ये जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, ये जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, ये जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो जंगल प्रदेश समझ में आया। जंगल प्रदेश था बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। इस पे इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको कहते थे सपाद लक्ष्य। ठीक है, और इसके पड़ोस में ये जो नागौर जिला था इसको पुराने समय कहते थे अहिच्छत्रपुर। ये जंगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इस तरीके से जंगल प्रदेश, सपाद लक्ष्य और अहिच्छत्रपुर ये कंप्लीट होते हैं। अगला है हमारा शेखावाटी। शेखावाटी किसको कहता है? देखो ये जो इलाका है ये है आपका चूरू जिला। ठीक है, और चूरू जिले से लगता हुआ ये जो इलाका है ये है झुंझुनू, और झुंझुनू के साथ में ये जो है चंद्राकार आकार का, अर्धचंद्राकार, ये है सीकर। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है शेखावाटी। और शेखावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में या पूर्व में यहाँ शेखावाटी या शेखावत क्षत्रिय राजाओं का शासन हुआ करता था। शेखावत क्षत्रिय राजाओं का शासन हुआ करता था, जिस कारण से ये जो क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाया। ठीक है, तो चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों को संयुक्त रूप से शेखावाटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुराने समय में शेखावत क्षत्रिय जो राजा थे उनका शासन हुआ करता था। अगला है अपना ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़, देखो ये जो इलाका है ये जो है जयपुर, और जयपुर से लगा हुआ ये है उल्टा चांद के आकार का दौसा, और यहाँ पर इससे सटा हुआ ये है टोंक। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से ढूंढाड़ कहते थे। क्या कहते थे? ढूंढाड़। क्योंकि यहाँ पर पुराने समय में ढूंढ नामक नदी बहती थी। इस इलाके में ढूंढ नामक नदी बहती थी, और उस नदी के किनारे बसे हुए होने के कारण इनको सम्मिलित रूप से ढूंढाड़ कहा गया। इस क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। अब देखते हैं अलवर जिले से संबंधित नाम कौन कौन से। देखो अलवर जो जिला है अपना वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये है अलवर जिला। और देखो अलवर जिले को किन किन नामों से हम जानते हैं। देखो अलवर को सबसे पहले हम कुरु देश के नाम से, ठीक, क्योंकि ये जो अलवर जिला है पुराने समय में जो कुरु जनपद हुआ करता था, एक कुरु जनपद, इस कुरु जनपद का हिस्सा था, इसलिए ये कुरु देश के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक। दूसरा, अलवर को हम कहते हैं नंबर 2 अलौर के बाद में इसको हम शाल्व प्रदेश भी बोलते हैं। शाल्व प्रदेश, अलौर के साथ में इसको शाल्व प्रदेश भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम इसको मेवात भी बोलते हैं। मेवात, अलवर को मेवात भी कहा जाता है। मेवात क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पे मेव जाति की प्रधानता है, इसलिए मेव जाति की प्रधानता के कारण हम इसको मेवात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलवर को अहीरवाटी के नाम से जानते हैं। अहीरवाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अहीर जाति की भी प्रधानता पाई जाती है, इसलिए हम इसको अहीरवाटी भी कहते हैं। इसके अलावा अलवर को हम कहते हैं राठ प्रदेश, रांट क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं इसको, रांट क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अलवर का एक क्षेत्र है नीमराणा। ठीक है, ये नीमराणा जो है हरियाणा से लगा हुआ भाग है, ये हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, और इस हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र को
हम राढ़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हुए अलवर से संबंधित प्रमुख नाम। अलवर, एक तो कुरु देश के नाम से जानते हैं अलवर को, अलौर के नाम से जानते हैं, सालो प्रदेश के नाम से जानते हैं, मेवात के नाम से जानते हैं, अहिरवाटी के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा राढ़ क्षेत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हुए अलवर से संबंधित प्रमुख नाम। इसके बाद हम देखते हैं मत्स्य प्रदेश। ये है मत्स्य प्रदेश। देखो मत्स्य प्रदेश किसको कहते थे? ये प्रदेश है आपका जयपुर, जयपुर जिला है ये आपका, जयपुर से लगा हुआ ये है आपका अलवर, अलवर से लगा हुआ यहाँ पर ये भरतपुर, और भरतपुर से लगा हुआ ये आपका धौलपुर। ये चारों जिलों को पुराने समय में मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता था प्राचीन समय में, क्योंकि मत्स्य प्रदेश यहाँ पे एक मत्स्य जनपद हुआ करता था, मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद में ये जो अपना क्षेत्र है, ये चारों जिलों वाला ये जो क्षेत्र है, ये मत्स्य जनपद के अंतर्गत आता था, इसलिए हम इसको मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मत्स्य के बाद में हम देखते हैं नंबर 9 हाय हाय प्रदेश। देखो ये है आपका जयपुर, और जयपुर से लगा हुआ नीचे है ये है टोंक। तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका है जयपुर प्लस टोंक वाला, इसको पुराने समय में हाय हाय प्रदेश के नाम से भी जानते थे। हाय हाय प्रदेश, हाय हाय प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसके बाद अगला है श्रीपंत। श्रीपंत देखो ये है आपका भरतपुर, ये है आपका भरतपुर, और भरतपुर में ये है आपका बयाना, ये है बयाना। बयाना को पुराने समय में श्रीपंत के नाम से भी जानते थे, बयाना को श्रीपंत के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बयाना जो बसा हुआ है एक पर्वत पे बसा हुआ है, बयाना जो बसा है एक पर्वत पे बसा हुआ है, उस पर्वत का नाम है शोणितगिरी। इस पर्वत का नाम है शोणितगिरी, इस पर्वत का नाम है शोणितगिरी, और शोणितगिरी पर बसा होने के कारण इसको शोणितपुर के नाम से भी जानते हैं। शोणितपुर, इसको शोणितपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये है बयाना से संबंधित प्रमुख नाम, श्रीपंत और शोणितपुर। ठीक है। इसके बाद अगला है अपना कोठी। कोठी देखो ये है धौलपुर जिला, धौलपुर जिले की अवस्थिति इस प्रकार से, सबसे पूर्वी जिला है ये धौलपुर जिला। ठीक है, और पुराने समय में इसको कोठी के नाम से जाना जाता था, धौलपुर जिले को पुराने समय में कोठी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा अगला है आपका सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश नंबर 12, सूरसेन प्रदेश। ये है आपका भरतपुर जिला, ये है आपका धौलपुर जिला, और इससे लगा हुआ है ये आपका करौली। इन तीनों को सम्मिलित रूप से ये जो क्षेत्र है, ये सूरसेन जो जनपद था, जनपद का जो जनपद काल था, उस जनपद काल में ये सूरसेन जनपद का हिस्सा हुआ करता था। और सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी मथुरा, इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मथुरा इसकी राजधानी हुआ करती थी, और ये तीनों जिले या ये जो क्षेत्र था ये सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। इसके अलावा अगला है डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र देखो ये है आपका धौलपुर जिला, ये धौलपुर जिले की स्थिति है, और ये इसके लगी हुई करौली, और ये है आपका सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र को हम डांग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन डांग क्षेत्र हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में बहती है चंबल नदी। देखो इस क्षेत्र में बहती है चंबल नदी, इस क्षेत्र में बहती है चंबल नदी, और चंबल नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन, सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन चंबल नदी करती है। ठीक है, देखो इस तरीके से जब चंबल नदी बहती है तो इस तरीके से ये मिट्टी के टीले ऐसे अपर्दन करती जाती है, और ये बीच में से ये हिस्सा कट जाता है, और इस तरह से ये खड़ा हुआ भाग रह जाता है। ठीक है, और ये जो खड़ा हुआ भाग है इसमें कंकड़, मिट्टी, इसके अलावा बजरी, इन चीज़ों का जो भाग है, जो पक्का भाग होता है, वो उबड़ खाबड़ रूप में रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है चंबल नदी का। अवनालिका अपर्दन के पश्चात अवनालिका अपर्दन के पश्चात
अवनालिका अपर्दन के पश्चात बचे हुए भाग जो अवनालिका अपर्दन के पश्चात बचे हुए भाग जो ऊबड़ खाबड़ बंजर व बजरी युक्त होता है। ऊबड़ खाबड़ बंजरी युक्त होता है, उसे कहते हैं हम डांग क्षेत्र कहलाता है। वो डांग क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना डांग क्षेत्र। अगला देखते हैं हम करौली से संबंधित नाम। करौली से संबंधित कुछ भौगोलिक नाम है। तो ये है करौली जिले की अवस्थिति, करौली जिला। अब करौली जिले को देखो एक नाम है करौली के लिए कल्याणपुरी। करौली को हम कल्याणपुरी के नाम से भी जानते हैं। कल्याणपुरी क्यों कहा जाता है करौली को? ये इसका पुराना नाम, वैसे तो इसका जो मूल नाम है करौली को पुराने समय में ये इसका मूल नाम है कल्याणपुरी। करौली तो बाद में इसका नाम रखा गया था, सबसे पहले इसका मूल नाम कल्याणपुरी था, क्योंकि यहाँ पे कल्याण जी का मंदिर था। करौली में क्या था? कल्याण जी का मंदिर था। कल्याण जी का मंदिर होने के कारण इस स्थान को कल्याणपुरी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ये हुआ पहला नाम करौली का। इसके अलावा करौली को नंबर 2 करौली को कहते हैं भद्रवती नगरी। भद्रावती नगरी, करौली को भद्रावती नगरी के नाम से भी जानते हैं। भद्रावती क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे भद्रावती नदी बहती थी, क्योंकि इस इलाके में भद्रावती नदी बहती है और करौली जो है भद्रावती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको भद्रावती नगर के नाम से भी जानते हैं, भद्रावती नगरी के नाम से। इसके अलावा करौली के लिए गोपालपाल और विजयगढ़ शब्दों का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के लिए गोपालपाल, विजयगढ़ आदि शब्दों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं हाड़ौती। भौगोलिक उपनामों में हाड़ौती उपनाम सबसे प्रमुख नाम देखने को आता है। इसमें 4 जिले, देखो ये जो जिला है ऊपर बूंदी है और ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है करौली, ये इस कोने में झालावाड़ और इस कोने में बारा। ठीक है, और इन चारों को सम्मिलित रूप से कहते थे हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो सबसे इनमें प्राचीन रियासत है बूंदी। ठीक है, और बूंदी में हाड़ा राजाओं का शासन था। इसका हाड़ा राजपूत राजा थे, उनका शासन था। तो इस क्षेत्र को प्राचीन समय में और सबसे ये पुराने समय में ये बूंदी के अंतर्गत ही आता था ये पूरा इलाका, इसलिए इस क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। हाड़ा राजाओं के शासन अधीन होने के कारण इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं हम, नाम है अगला अपना नाम है वृंदावती। वृंदावती कैसे कहते हैं? देखो वृंदावती कहते हैं बूंदी को। वृंदावती किसका उपनाम है? वृंदावती नाम है बूंदी का। ठीक है, इसके अलावा मालव क्षेत्र, देखो ये बसा हुआ है आपका झालावाड़ का इस कोने में और यहाँ पे है आपका प्रतापगढ़, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से मालव क्षेत्र कहा जाता है। मालव क्षेत्र के अंतर्गत ये पहले प्राचीन समय में आते थे, इसलिए इन दोनों को मालव क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला है अपना खैराड़। खैराड़ देखो ये बसावट है आपकी टोंक की और यहाँ पे अब स्थिति है भीलवाड़ा की, जो यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है एमपी की सीमा के साथ में। ठीक है, तो ये दोनों टोंक और भीलवाड़ा को सम्मिलित रूप से खैराड़ के नाम से जानते हैं, या इसका अगला एक नाम है माल खैराड़। खैराड़ या माल खैराड़ के नाम से भी इनको जानते हैं, खैराड़ या माल खैराड़। ये जो इलाका है खैराड़ वाला इलाका, ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये जो मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जो लोग हैं अपनी प्राचीन परंपराओं
अपनी प्राचीन परंपराओं आदि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अपनी प्राचीन परंपरा आदि के लिए ये लोग जाने जाते हैं। और ये क्षेत्र कहलाता है खेराड़। टोंक और भीलवाड़ा का सम्मिलित रूप से ये जो क्षेत्र है मेड़ा बाहुल्य क्षेत्र, जिसको हम खेराड़ के नाम से जानते हैं। तो अगला उपनाम है अजमेर से संबंधित। ठीक है, अजमेर से संबंधित क्या क्या उपनाम है। ये स्थिति है अजमेर की, दो भागों में बसा हुआ है। एक स्थिति तो यहाँ पे है, इसके अलावा एक क्षेत्र इसका ये वाला है। ठीक है, ये है आपका अजमेर। अब अजमेर को देखो किस नाम से जानते हैं। अजमेर का एक नाम है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा के नाम से है, क्योंकि यहाँ पे मेरवाड़ा पहाड़ी है एक। अजमेर जो बसा हुआ है मेरवाड़ा पहाड़ी पर स्थित है। मेरवाड़ा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको हम मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं, इस इलाके को, अजमेर के इलाके को। और दूसरा, इसमें ये जो मेर शब्द है, मेर, इस मेर शब्द का अर्थ भी होता है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी भूमि। पहाड़ी भूमि को हम मेर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको मेरवाड़ा कहा गया, इस पूरे इलाके को। इसके अलावा अजमेर को अजय मेरू के नाम से भी जानते हैं, अजय मेरू, क्योंकि इसकी स्थापना जो की थी वह चौहान वंशी राजा अजय राज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अजय राज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए हम इसको अजय मेरू के नाम से भी जानते हैं। अगला है अपना कांठल प्रदेश। कांठल प्रदेश, ठीक है, तो ये है आपका प्रतापगढ़ वाला इलाका, ये है आपका प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के जो आसपास क्षेत्र है, प्रतापगढ़ के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं कांठल। प्रतापगढ़ के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं कांठल। कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं प्रतापगढ़ के आसपास वाले क्षेत्र को। जो कांठल का जो अर्थ होता है वो होता है तट, किसी नदी का तट या किनारा। ठीक है, किसी नदी का तट या किनारा, उस इलाके को हम कहते हैं, तट या किनारे वाले इलाके को कांठल। तो देखो यहाँ पे जो माही नदी बहती है वो यहाँ से बहती हुई इस तरीके से निकलती है माही नदी। ठीक है, तो माही नदी के जो आसपास का वाला क्षेत्र है, माही नदी, माही नदी, ठीक है, माही नदी के तट वाला जो क्षेत्र है, माही नदी के जो तटवर्ती क्षेत्र है, उस तटवर्ती क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रतापगढ़, मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के जो आसपास वाला क्षेत्र है उसको हम कांठल के नाम से जानते हैं। माही नदी को भी कांठल की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा। ठीक, माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। अगला है आपका बागड़, बागड़ या बारगट। ठीक है, बागड़ प्रदेश। देखो बांगड़ और बागड़ अलग अलग है दोनों। एक शब्द है आपका बांगड़। बांगड़ प्रदेश जो है नागौर वाले इलाके को कहा जाता है, ये उच्च भूमि है। और बागड़ प्रदेश अलग है। ठीक है, इसका अर्थ अलग होता है। ये जो क्षेत्र है आपका ये है बांसवाड़ा, और ये जो इलाका है आपका ये है डूंगरपुर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से कहा जाता है बागड़। क्या कहा जाता है, बागड़। और बागड़ का जो वास्तव में अर्थ जो होता है बागड़ का अर्थ होता है वन, वन भूमि बागड़ कहलाती है। ठीक है, इसको वारगट भी कहा जाता है, वारगट। इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ या वारगट। इसके अलावा इस क्षेत्र के लिए हम दो अन्य नाम और, जैसे मेवल, मेवल इसके लिए यूज किया जाता है। देवलिया, देवलिया शब्द इसके लिए यूज किया जाता है। मेवल, देवलिया, मूडोल, मूडोल शब्द का भी यूज करते हैं। तो ये जो नाम है, ये नाम भी इस इलाके के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला है आपका चित्तौड़ से संबंधित नाम। चित्तौड़ से संबंधित नाम, चित्तौड़ से संबंधित नाम। ठीक है, तो ये बसावट है चित्तौड़ की, और चित्तौड़ से अलग क्षेत्र में ये बसा हुआ है आपका छोटा सा, और ये है चित्तौड़। देखो चित्तौड़ के लिए हम एक शब्द है मेदपाट, मेदपाट, या हम इसको प्रागवाट भी कहते हैं, चित्तौड़ को प्रागवाट। तो एक तो हम चित्तौड़ के लिए मेदपाट और प्रागवाट शब्दों का यूज करते हैं। दूसरा, हम चित्तौड़, ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, ये प्राचीन समय में सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। इसमें मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ था। ठीक है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को हम सिवी के नाम से भी जानते हैं। ये हुए चित्तौड़ से संबंधित नाम। अगला हम देखते हैं अर्बुद प्रदेश।
अर्बुद प्रदेश। ठीक है, देखो ये है आपकी सिरोही, ठीक है, ये बसावट है सिरोही की, और सिरोही ये है सिरोही, है ना। सिरोही वाला जो क्षेत्र है उसको पुराने समय में अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था, अर्बुद प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे आबू पर्वत है, आबू पर्वत यहाँ पे स्थित है, आबू पर्वत, जिसके कारण इसको हम अर्बुद प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस अर्बुद जो प्रदेश था इसकी राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती, इसकी राजधानी थी प्राचीन समय में चंद्रावती। ठीक है, अगला है आपका भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र ये भौगोलिक उपनाम है भोमट क्षेत्र। देखो ये है आपका सिरोही जो हमने अभी देखा, और सिरोही के साथ में नीचे, सिरोही के बाद उदयपुर, और उदयपुर के बाद में ये क्षेत्र है डूंगरपुर। सिरोही प्लस डूंगरपुर, इन दोनों को सम्मिलित रूप से भोमट के नाम से जानते हैं, भोमट, भोमट, भोमट प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जालौर से संबंधित प्रमुख नाम। जालौर से संबंधित प्रमुख नाम, ये है जालौर की बसावट। ठीक है, ये है आपका जालौर, जालौर जिला। जालौर के लिए एक प्रसिद्ध नाम है जावालीपुर। जालौर के लिए एक प्रसिद्ध नाम हमें सुनने को आता है जावालीपुर। जावालीपुर, जावालीपुर इसको क्यों कहते हैं जालौर को? क्योंकि यहाँ पे पुराने समय में महर्षि जावाली, ये पुराने समय में महर्षि जावाली की तपोभूमि हुआ करती थी, महर्षि जावाली की तपोभूमि हुआ करती थी, जिसके कारण हम इसको जावालीपुर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जालौर में एक स्थान है सांचौर। सांचौर, सांचौर को सत्यपुर के नाम से जानते हैं, सत्यपुर, सांचौर को सत्यपुर के नाम से जाना जाता है। ये है जालौर से संबंधित नाम। इसके अलावा है, ये है अगला भौगोलिक उपनाम है मांड या मोड। ठीक, ये इलाका है पूरा जैसलमेर, यहाँ पे ये बसा हुआ है पूरा, ये जो बसावट है जैसलमेर की है, ये बसावट जैसलमेर की है, जैसलमेर जिला। जैसलमेर का जो क्षेत्र है इसको हम माड़ अथवा मोड के नाम से भी जानते हैं, और माड़ अथवा मोड इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इस नाम की, मांड नाम की जाति की अधिकता है, मांड नाम की जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को मांड के नाम से जान देते हैं। एक मांड गायिका और है गौरी देवी, जिसका आपने नाम सुना होगा, वो इसी इलाके की रहने वाली। ठीक है, अगला भौगोलिक उपनाम है मरु त्रिकोण। देखो ये जो इलाका है ये बीकानेर का है, ये जो जिला है जैसलमेर है, और ये जो जिला है जोधपुर। इन तीनों का यहाँ पर सम्मिलित रूप से जो क्षेत्र है ये वाला, इसको हम कहते हैं मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण, इसको हम कहते हैं मरु त्रिकोण। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से, इनका जो सम्मिलित इलाका है यहाँ पर ये तीनों मिलते हैं जिले, उसको मरु त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। अगला भौगोलिक उपनाम है गुजरता प्रदेश। गुर्जरता प्रदेश यानी गुर्जर प्रदेश। राजस्थान में गुर्जर प्रदेश, ये जो जोधपुर है, और जोधपुर के नीचे ये बसा हुआ है पाली। जोधपुर और पाली को प्राचीन समय में गुर्जरता प्रदेश का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, गुर्जरता प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगला है मेवाड़। मेवाड़, ये जो इलाका है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेवाड़। अब देखो मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखते हैं हम। वर्तमान का जो उदयपुर है, उदयपुर मेवाड़ के अंतर्गत आता है। उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद इसके अंतर्गत आता है, और भीलवाड़ा। राजसमंद के अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा इसी के अंतर्गत आता है। ये चारों जिले हैं, वर्तमान के ये चारों जिले प्राचीन समय में मेवाड़ के नाम से जाने जाते थे। और जो मेवाड़ शब्द है वो दो शब्दों से बनता है, मेर प्लस वार, ये होता है मेवाड़। इसके अलावा अगला है एक मारवाड़।
मारवाड़। देखो ये जो पूरा इलाका है, मेवाड़ के ऊपर का ये जो पूरा इलाका था ये वाला, इसको मारवाड़ के नाम से जानते थे। और मारवाड़ में वर्तमान में जैसे जोधपुर जिला, वर्तमान का जोधपुर जिला, ठीक है। बीकानेर का जो दक्षिणी भाग है वो, पाली पूरा, है ना, और नागौर, ये जो जिले थे, साथ ही साथ इसमें एक बाड़मेर और आता है, बाड़मेर, ये सम्मिलित रूप से मारवाड़ प्रदेश कहलाते थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों पर चर्चा की। राजस्थान के कुछ भौगोलिक उपनाम है ये, भौगोलिक उपनाम। तो हमने भौगोलिक उपनामों पर चर्चा की, ठीक है, राजस्थान के भौगोलिक उपनामों पर चर्चा की। और आज हमारा यहाँ पे जो राजस्थान के भूगोल से संबंधित स्थिति व विस्तार वाला टॉपिक था, स्थिति व विस्तार आज यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा टॉपिक नंबर 1 स्थिति व विस्तार की यहाँ पर समाप्ति होती है। इसके बाद हम कल से लेंगे, अगले लेक्चर में हम लेंगे राजस्थान की अगले लेक्चर में हम लेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा हुआ है, कौन सा प्रदेश कितना बड़ा है, ठीक है, कितनी वर्षा होती है, क्या क्या भौतिक प्रदेशों के नाम है, किस आधार पर उनका नामकरण किया गया है, इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और आज सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें।